नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोग इसके पहले जो पिछला क्लास कर चुके थे वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो मौलिक अधिकार खत्म हो चुका है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, यानी भाग 3 खत्म हो गया है। भाग 1 खत्म कर दिया, 2 खत्म हो गया, भाग 3 खत्म हो गया। आज करेंगे संविधान का भाग 4। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर नीतिक निर्देशक तत्व है क्या, हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, किस लिए किया गया है, क्यों किया गया, इसका महत्व क्या है, पूरी बात आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संवैधानिक बात करेंगे कि राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है, तो सबसे पहले जानेंगे इसका चर्चा कहाँ है। तो नीति निर्देशक तत्व के चर्चा की बात करें संवैधानिक बात, तो हमारे संविधान के भाग 4 में चर्चा है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में चर्चा किया गया है। तो कोई पूछेगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान किस भाग में है, तो क्या बोलिएगा? भाग 4 अनुच्छेद तो 36 से लेकर के 51 के बीच में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51। अब चलते हैं इसके बेसिक जानकारी, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद पर चलेंगे, हर अनुच्छेद को गहनता पूर्वक करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले चलते हैं बेसिक जानकारी। दोस्त, बेसिक जानकारी में सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारा जो राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहां से हम लोग संविधान में कैसे जोड़ा गया है। तो दोस्त, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमारे देश में ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कोई पूछते कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड। कोई पूछ रहे कि कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। लेकिन एक बात जानते हैं, अब बार एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ फंसा देगा, यूपीएससी ने फंसा दिया। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ दिया, क्लियर पूछा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर बताया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब एवं आयरलैंड ने कहां से लिया है, ऐसे फंसाया था यूपीएससी। बोला ठीक है भाई, भारतीय संविधान तो आयरलैंड के संविधान से ले लिया। अब बताए आयरलैंड कहां से लिया है भाई, यूपीएससी ऐसा फंसा डीप में लग गया था। तो कोई पूछ ले कि आयरलैंड कहां से लिया, तो सीधा जवाब दीजिएगा आयरलैंड ये स्पेन से। स्पेन यानी आयरलैंड कहां से, स्पेन से लिया था। यानी हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से है, आयरलैंड से। और आयरलैंड कहां से लिया, ये स्पेन के संविधान से अपना संविधान में लाया था। अब पूछ दीजिएगा कि सर ये तो हो गया कि भारत के संविधान आयरलैंड से आया और आयरलैंड वाला स्पेन से लाया है, तो स्पेन वाला कहां से लाया बताइए। एक हो गया क्वेश्चन ना। तो दोस्त, स्पेन ने खुद अपने आप से बनाया था, ये किसी कहीं से लाया नहीं था। तो कोई पूछ रहे कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लाया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड कहां से लाया गया, तो ये स्पेन से लाया है, स्पेन से। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, बहुत ही समझने वाली बात है, इसको अच्छा समझिएगा, फिर आपको बहुत अच्छा मजा आएगा इस क्लास में। और हर अनुच्छेद आपको याद कराएंगे, मैं याद कराऊंगा। देखिए, वीडियो में बने रहिए, भागिएगा मत बीच में, समझाने की फुल गारंटी है। और देखिए कितना आज के क्लास में मजा आने वाला है। ये तो हो गया। जब हमारे संविधान बन रहा था तो थोड़ा सा बैक में जाते मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जब बनाई जा रही थी, तो हमारा जो संविधान बन रहा था उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। तो BN राव जो सलाहकार थे, तो उनको कहना यह था कि देखो भाई, जो भी मौलिक अधिकार बन रहा है तो मौलिक अधिकार 2 पार्ट में बनना चाहिए। BN राव सलाहकार थे, तो उनका कहना था कि मौलिक अधिकार 2 पार्ट में, 2 भाग होना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में उसको रखा जाए जो कि अभी एकदम जरूरी है, यानी अभी जो अधिकार जरूरी है उसको पार्ट 1 में रख दो, और जो जरूरी नहीं है उसको पार्ट 2 में रख देते हैं। तो इस पर कुछ बहस चली, तो इसको बात के रखते हुए, मानते हुए पार्ट 1 पार्ट 2 तो नहीं कहा गया, लेकिन उसी के तौर पे मौलिक अधिकार को अधिकार रहने दिया गया। जो पार्ट 2 था ना, उसको राज्य की नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। देखिए, इसका मतलब क्या
कि ये भी एक तरह से मौलिक अधिकार ही है। जो राजनीति निर्देशक ये भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये आप पे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं आगे समझाऊंगा। मौलिक अधिकार है तो नहीं, वो तो है भाग 3, भाग 4 बोले नहीं है, लेकिन उसका एक भाई जैसा है। तो हक उससे मतलब मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व है, इससे कुछ रिलेशन बनता है। कैसे आगे समझाऊंगा। तो बी एन क्या का नाम था कि मौलिक अधिकार 2 पार्ट में किए जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में उसको रखो जो कि अभी बिल्कुल जरूरी है भारतीयों के लिए, अब पार्ट 2 में उसको रखते हैं जो कि अभी जरूरी है, लेकिन अभी नहीं तो उसको बाद में दिया जा सकता है। तो बात को माना गया, लेकिन पार्ट 2 नहीं, उसके नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। तो कोई पूछ दे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। कौन थे? बी एन राव सलाहकार थे। इसने कितने प्रकार के रखने की बात की, तो 2 प्रकार का रखने की बात किया। 2 प्रकार कौन सा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बात किया था। लेकिन ये समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूं कि बी एन ने क्या बोला था कि 2 प्रकार का रख दो, पार्ट 1 में जो अभी जरूरी है, पार्ट 2 में उसको जो कि बाद में दिया जाए। लेकिन ऐसे नहीं किया गया, पार्ट 2 वाला को सीधे राजनीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। अब आगे समझाएंगे इसको क्या है। देखिए ये जो है इसको बहुत सारे आलोचना भी किया गया है। जैसे केटी, देखिए ये है ना कि जो अधिकार जो दिया गया, अधिकार तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको दिया ही जाएगा, अभी बाद में भी दिया जा सकता है। यानी जितना भी अधिकार है जरूरी नहीं कि आपको अभी ही देगा, बाद में भी दिया जा सकता है, बाद में दिया जाता है। तो इसीलिए केटी साहब ने बोले थे कि यह बैंक के चेक के समान है। केटी साहब ने क्या बोला था इसे, केटी साहब इसे बोले थे कि बैंक के चेक के समान है, बैंक के चेक के समान है। देखिए जैसे आप बैंक में चेक तो लेके जाते हैं, पैसा है, लेकिन बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो देगा नहीं देगा, है नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही सेम बात है, आपका अधिकार तो दिया गया है, लेकिन राज्य के ऊपर है, तो देगा नहीं देगा उसके ऊपर लागू करता है। तो यहां तक आप लोग समझिए। कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड कहां से लिया, और स्पेन से। सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। 2 प्रकार की बात किया था। केटी शाह ने क्या कहा उसने, कि बैंक के चेक के समान है। यहां तक आपको समझ में आएगा, इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं बेसिक जानकारी आगे बता रहा हूं। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं आगे समझा रहा हूं। देखिए जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जानते हैं क्या है, ये लोक कल्याणकारी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कोई पूछे उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी। उद्देश्य पूछ दे तो लोक कल्याणकारी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यूपीएससी अगर क्वेश्चन यही से उठाया था। देखिए ज्यादा बेसिक से ही क्वेश्चन उठाता है सब। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है, कितने प्रकार का लोकतंत्र की बात की है। तो आप बताइए कितने प्रकार का लोकतंत्र है, तो 2 प्रकार। कौन, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि इसमें कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है, तो दो प्रकार का। कितना, 2 प्रकार का। यानी ऐसे पूछ रहे कि कितने प्रकार का लोकतंत्र है, तो 2 प्रकार का। कौन कौन भाई, तो सामाजिक एवं आर्थिक। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है कि जितना भी इसका उद्देश्य है, तो क्या इसका मतलब क्या, मैं आगे समझाऊंगा पूरा। लोक कल्याणकारी यानी लोगों का कल्याण करना, लोगों के बारे में सोचना, पब्लिक के बारे में सोचना। क्या 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 सोचना भाई, तो उसके सामाजिक तौर पर एवं आर्थिक रूप से, दोनों प्रकार से। आगे पूरा बताएंगे सामाजिक आर्थिक कैसे होता है, मैं पूरा आपको आगे समझाएंगे।
तो क्या कोई पूछ रहे कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है? 2 प्रकार, कौन? तो सामाजिक एवं आर्थिक। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब आप बताइए, मौलिक अधिकारों जो हम चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या था कि मौलिक अधिकार किस पे लागू होता है? तो मौलिक अधिकार व्यक्ति पर लागू होता है। जो भक्ति हम लोग कर चुके हैं, तो मौलिक अधिकार किस पर लागू होता है भाई? तो हर व्यक्ति पर लागू होता है। क्या नीति निर्देशक तत्व तो व्यक्ति पर लागू होता है? जी नहीं, ये व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है। किसके ऊपर लागू होता है भाई? तो ये व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है, ये राज्य की इच्छा पर लागू होता है, राज्य की इच्छा पे। इसको मैं नोट कीजिएगा, मैं बताता हूं कि ये किसके ऊपर लागू होता है? कि राज्य की इच्छा पे, राज्य की इच्छा पर लागू होता है। यानी कि जितना भी अधिकार दिया गया है ये राज्य के ऊपर है कि आपको देगा या नहीं देगा, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। मैं आगे समझाऊंगा अभी अनुच्छेद, तब तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। हाँ, बाकी मेन बात क्या है? तो आपसे कोई पूछ दे कि क्या नीति निर्देशक तो किस पर लागू होता है? किसी व्यक्ति पर लागू होता है? जी, व्यक्ति पर नहीं लागू होता है, ये राज्य की इच्छा पर लागू है। यानी कि राज्य की मर्जी है कि वो आपको देगा या नहीं देगा। अब चलिएगा, आपको बहुत ही रोचक बात बता रहा हूं। ये जितने भी अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जितने भी नाराज की नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 जितने भी अधिकार दिया गया है, वो पूरी अधिकार वो बोला तक है कि देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अधिकार आपको देगा। ये जो अधिकार है राज्य के ऊपर निर्भर करता है तो राज्य आपको ये अधिकार देगा कि नहीं देगा। और ये भी बात है कि जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य आपको दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु वो देगा ही देगा। जो राज्य सक्षम है जिस काम के लिए वो राज्य दे सकता है, जरूरी नहीं कि हर राज्य को देना। तो ये किसके ऊपर? राज्य के ऊपर निर्भर है कि होगा या नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या होगा? 36 से जितना भी राज्य के ऊपर है कि लागू होगा, नहीं देगा, नहीं देगा, वो उसके ऊपर है। और इसके जो खिलाफ में आप अपील नहीं कर सकते हैं, क्लियर रूप से स्पष्ट किया है। यानी कि जितने भी अधिकार है राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपको देगा नहीं देगा। यानी जितने भी, देखिए, मौलिक अधिकार में जितना पावर था वो खुद पब्लिक के ऊपर था कि आपको देना ही देना है, नहीं दिएगा तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन ये जो है ना, जितना अधिकार दिया गया आपके ऊपर नहीं है, ये राज्य के ऊपर है, देगा कि नहीं देगा। इसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया राज्य की नीति तत्व क्या है? जितने भी अधिकार है राज्य के ऊपर निर्भर है, देगा नहीं देगा, इसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते। देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। अब चलते हैं आगे, समझाएंगे कि ऐसे क्यों किया गया है। अब अनुच्छेद की तरफ चलते हैं कि आखिर हर अनुच्छेद को गहनता पूर्वक देखेंगे कि है क्या। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36। और 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, यानी ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। और ध्यान मतलब समझिएगा, राज्य के मतलब क्या कि एक स्टेट ही नहीं, एक स्टेट ही राज्य नहीं है। माने राष्ट्रीय तो राज्य है ही, वही एक और भी है। जैसे बिजली विभाग है ना, बिजली विभाग ही भी एक राज्य के तहत आता है। यानी राज्य मतलब क्या कि खुद वो अपना कानून बना करके खुद अपना क्या कार्य कर सके, ये भी एक राज्य है जो खुद अपना कानून बनाता है, खुद अपना काम करता है। जैसे बिजली विभाग देखते हैं ना, अपना खुद कानून बनाता है कि इतना यूनिट बिजली करेगा तो इतना पैसा लेंगे। और ये नहीं कि कोई 100 यूनिट जला रहा है बिजली तो उसको 50,000 के बिल भेज दो, ऐसे नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट भी एक राज्य के तहत आता है। ये नहीं कि एयरपोर्ट ने खोल दिया तब फ्लाइट जो ट्रेवल करते हैं तो उसको 1 लाख किराया रख दो, नहीं, उसका भी लिमिट में रखा जाता है, वो भी एक राज्य के तहत आता है। दिल्ली मेट्रो, मेट्रो भी एक राज्य है। ये नहीं कि आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं ना तो आपको रख दे कि सब पहुंचते कि चांदनी चौक से लेकर के और राजीव चौक जाइएगा तो आपको लगेगा 500, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। यानी आपको समाज को देखते हुए कार्य करना है। वो क्या राज्य की परिभाषा में बताता है। राज्य की परिभाषा में क्या, स्टेट भी हो गया, अपना अलग अलग विभाग भी हो गया। और जितना भी विभाग है वो जितना भी काम करेंगे वो समाज को देखते हुए करेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताया कि अपना मन मर्जी नहीं है कि जितना भी रख दो, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी है अपना आवश्यकता अनुसार पब्लिक को, जनता को देखते हुए काम करना है। यानी कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, जितने भी राज्य हैं वो समाज को देखते हुए कार्य करेंगे।
ये कोई ज्यादा विशेष नहीं, और ये खत्म हो गया राज्य की परिभाषा, राज्य यानी जो अनुच्छेद 36 खत्म हो गया। अब चलते अनुच्छेद 37, ये बहुत ही तगड़ा है और जितना है सबका निचोड़ है। अनुच्छेद 37 बहुत ही खतरनाक। कैसे भाई? तो अनुच्छेद 37 कहता है, क्या कहता है भाई कि लोक कल्याण की, अब देखिए 37 कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय यानी वाद योग नहीं है। क्या? न्यायालय में परिवर्तनीय है इसका या वाद योग नहीं है। वाद योग मतलब समझते हैं, दो लड़का कभी मिल गया, कोई बात हो रहा है तो नहीं बोलता है ज्यादा बात वाद विवाद मत करो, यानी ज्यादा बहस मत करो, यानी वाद योग नहीं, बहस नहीं कर सकते हैं। न्यायालय में परिवर्तन तनी है, इसका मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यानी कि एक लाइन में समझिए, टूटी फूटी भाषा में समझा रहा हूं। इसका कहने का मतलब क्या है कि न्यायालय परिवर्तनीय एवं वाद योग नहीं है, यानी कि जितना भी आपको अधिकार दिया गया है इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और वाद विरोध भी नहीं कर सकते हैं। और स्पष्ट रूप से 37 बता दिया है भाई कि जितना भी आप अधिकार हम दे रहे हैं, तो सुन लो, अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और ना ही इस पर कोई वाद विवाद करेगा। मेरा मर्जी होगा तो देंगे, नहीं मर्जी होगा नहीं देंगे। आप इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और ना ही इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। पहले ही सटा दिया है 37 नंबर, सोच लीजिए। अब आपको अधिकार देता है, कौन कौन सा अधिकार है। 37 समझ में आ गया क्या है? यानी कि न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ना ही इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। सीधे अनुच्छेद 37 कहता है। अब 38 देखिए, 38 क्या है? तो 38 को जानते हैं क्या कहता है? 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, इसका मतलब क्या कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। क्या भाई? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का बात करता है। कैसे? तो देखिए, लोक कल्याणकारी का वृत्ति, इसका मतलब क्या, यहां समझिए, यहां पे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का बात करता है। कितना? क्या? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के बात करता है। जितना भी जानता है उनको इस प्रकार का न्याय मिलेगा। एग्जाम्पल में समझिए, सामाजिक न्याय, अब देखते हैं ना, समाज में जो भी पिछड़े जाति के वर्ग हैं तो उनको आरक्षण दिया जाता है, यानी सामाजिक न्याय मिलता है। और जो पिछड़ जाती है तो आरक्षण दे करके कि चलो भाई तू भी थोड़ा ऊपर जाकर तू भी थोड़ा लेवल में आ जाओ, तो एक सामाजिक न्याय मिला ना भाई। उसको समाज में एक रहने का जो भी स्रोत था उसको सामाजिक सहायता तो मिला ना, तो सामाजिक न्याय की बात करता है। क्या? सामाजिक, तो लिखा गया है का जी, ये भी सामाजिक, यानी क्या कि सामाजिक न्याय की बात करता है। जैसे समाज में सोचता, देखिए हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, ये उन लोगों का सोच था कि समाज को माने लेवल में रखा जाए, सबको एकजुट बना करके सबको बराबर देखने का कोशिश किया गया संविधान में। तो वही सामाजिक न्याय की बात में किया है, यानी किसी को आरक्षण देकर के समाज के ऊपर में ला सके। अब आर्थिक रूप से बात करें, आर्थिक क्या है? तो आर्थिक न्याय का ही बात किया गया है। जैसे आप लोग कोटा के नाम सुने होंगे, बिहार, यूपी या शहर क्षेत्र में भी कोटा मतलब कोटा से राशन मिलता है। तो हम लोग जाएंगे चावल खरीदने हैं तो हम लोग चावल 50 रुपए केजी खरीद कर खाते हैं, और कोटा में जाइएगा ना तो 2 रुपए केजी मिलता है। यानी आर्थिक सहायता मिला कि नहीं मिला? जो लोग पिछड़े जाति के हैं जिसका कोटा का सामान मिलता है, अब बताइए वो एक दिन मजदूरी करके 200 रुपए कमाता है और 50 रुपए केजी चावल है, 2 केजी चावल लाएगा तो उसको खत्म हो जाएगा 2-3 केजी में पैसा, वो कैसे करेगा? तो वही हमारा जो समय राज्य है, जो सरकार है, व्यवस्था है, वही आर्थिक के बारे में चर्चा की है। यानी क्या? आर्थिक न्याय दीजिए, यानी कोटा वाला देखिए ना 2 रुपए चावल मिलता है, वही आर्थिक न्याय मिला कि नहीं मिला? एवं राजनीतिक न्याय, राजनीतिक में क्या होगा भाई? तो इलेक्शन होता है तो देखते हैं ना, कहीं कहीं बोले इस बार केवल SC/ST का सीट है, यानी कि जनरल लोग उसमें खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी थोड़ा सहायता मिले ताकि वो भी उभर कर आगे आए। तो राजनीतिक न्याय मिला कि नहीं मिला? यानी जो भी आरक्षण मिला गया कि केवल SC/ST वाला ही डालेगा, केवल OBC ही डालेगा, जनरल नहीं डालेगा। तो इस तरह की बात होता है ना, तो क्या राजनीतिक न्याय? तो समझ में आ गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया है। तीनों क्या क्या है ये भी समझा दिया। अब देखिए क्या हुआ, यही से UPSC क्वेश्चन उठाया है। देखिए
ज्यादा यूपीएससी इसको टारगेट बनाता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको लोग ध्यान से नहीं देखते, इसीलिए यूपीएससी टारगेट करता है। यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस यही से क्वेश्चन उठाता है। और जानते हैं कहां से उठाता है? डीप में जाता है। कैसे? आप पढ़े रहिएगा ना तो चुटकियों में निकल जाएगा। अब यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि राज्य के जो नीति तत्व है वो तो पूछा था ये लोकतंत्र, शायद 2010 या 12 में पूछा था कि राज्य की नीति तत्व है उसमें कितनी प्रकार का न्याय की बात की गई है। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 था, यानी कि कितने प्रकार का न्याय की बात की गई है। तो आप क्या आंसर दीजिएगा? पढ़िए सीधे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो कितने प्रकार का न्याय हुआ भाई? तो समाज 1, 2, 3, यानी कितने न्याय? 3 प्रकार का है, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि राज्य के नीति तत्व में कितनी प्रकार के न्याय की बात किया गया है, तो क्या बोलिएगा? 3 प्रकार का। कौन भाई? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो क्लियर हो यहां से? सामाजिक क्या होता है, आर्थिक या राजनीतिक, तीनों आपको समझा दिया, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। और एक क्वेश्चन बता दीजिए कितने प्रकार का लोकतंत्र? तो लोकतंत्र 2 प्रकार का। कौन कौन भाई? तो सामाजिक एवं आर्थिक। पीछे बताया था ना मैं यहाँ पर बेसिक में, यानी लोकतंत्र पूछेगा तो 2 प्रकार का, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। और न्याय पूछेगा तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा। लोकतंत्र पूछे तो 2 और न्याय पूछे तो 3। अब ट्रिक बता दे कैसे? ट्रिक भूलिएगा जिंदगी में नहीं। यदि न्याय पूछे तो 3 कैसे होगा? न्याय कितना अक्षर का है? 1, 2, 3। न्याय कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। तो कितने प्रकार न्याय? 3। और लोकतंत्र तो 2 समझ ही रहे हैं, 3 ये होगा तो 1, 2 ही ना होगा, 2, 3 की बात ही की गई है। और न्याय पूछे तो न्याय कितना? 3 पर। न्याय कितना अक्षर से बन के मिलता है? तो 3, 9 या 3 अक्षर से, तो 3 अक्षर से है तो 3 प्रकार का न्याय है ना। एकदम ट्रिक मस्त। अब देखिए आगे चलते हैं। 39 क्या कहता है? 39 कहता है ना कि स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी 39 कहता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, वो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी कि जो कार्य पुरुष कर रहा है और वही कार्य महिला भी कर रही है। तो ये नहीं है कि पुरुष को मिलेगा 100 रुपया तो महिला को मिलेगा 80 रुपया, ऐसा नहीं होगा। समान कार्य दोनों कर रहा है तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। जैसे बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रहा है, अब बिहार पुलिस को मेल भर्ती हो गया, फीमेल भर्ती हो गई। ये नहीं होगा कि बिहार पुलिस का मेल का पेमेंट हो जाएगा 30,000 और महिला होगा 25,000, ऐसे नहीं होगा। दोनों का समान मिलेगा, यानी समान कार्य कर रहा है, समान वेतन मिलेगा। लेकिन एक बार जानते हैं, एक महिला थी, वो किसी ने यही बात उनको बता दिया कि देखो भाई स्त्री और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, और उसने चला गया कोर्ट में, लेडीज चली गई कोर्ट में। और बिहार की ही बात है, कोई महिला चली गई थी हाई कोर्ट में। अब बोली सुनिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं सोच रही है, ये राज्य के ऊपर निर्भर है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, नहीं देगा तो कुछ कर सकते हैं 37, अब न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। राज्य के ऊपर मर्जी के ऊपर निर्भर है कि देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो राज्य नहीं जा सकती। तो पहला गलती तो हो गया। दूसरी गलती, मान लीजिए कि कोई भी परमानेंट वाला टीचर है, ठीक, तो परमानेंट वाला जो टीचर है उसको 50,000 पेमेंट मिलता है। एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, जो परमानेंट टीचर है उसको 50,000 मिलता है। जो शिक्षा मित्र में भर्ती हुए हैं उनको 20,000 मिलता है। तो जो लड़की शिक्षा मित्र में भर्ती हुई उसको 20,000 मिल रहा था, अब परमानेंट वाला कितना? 50,000। तो बोल यार यार मैं भी टीचर हूँ, वो भी टीचर है, तो उसको 50,000 क्यों, मेरे को 20,000 क्यों? समान काम के लिए समान वेतन, तो उसको 50 क्यों, मेरे को 20 क्यों? ये बात पर चले गई थी। तो उसको समझाया वकील के, पागल, पहला बात सुनो, पहली बात कि तू न्यायालय में नहीं आ सकती है, और दूसरी बात कि परमानेंट है तो वो तो सही, समान काम के लिए समान वेतन। तो टीचर कौन से देखो परमानेंट, अब तू क्या है शिक्षा मित्र भर्ती है ना, तो शिक्षा मित्र तुमको 20,000 मिलता है, तो शिक्षा मित्र टीचर जेंट्स से तू कंप्रोमाइज करो। शिक्षा मित्र जेंट्स के यदि 50,000 हो तब हमसे कहना, वो परमानेंट वाला है, वो टीचर का परमानेंट वाला टीचर है, अब तू शिक्षा मित्र परमानेंट से में बात करोगी, यानी अब जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में बात कीजिए। अब शिक्षा मित्र वाला टीचर है तो शिक्षा मित्र वाला मेल से बात कीजिए, यदि उससे आपको कम मिल रहा है तो बोलिए, तो अब उसको दिमाग का भेजा खोला। अब पहली बात कहा कि पहले आ नहीं सकती हूँ, तो ऐसा होता है, कहानी कोई बात नहीं, चलते रहता है। तो समझ में आ गया
यानी कि मिस्त्री हो या महिला हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और समान वेतन नहीं देगा तो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पहले 37 हटा दिया, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए 39 के क, यहां क ख ग घ देख लीजिएगा ना, वो समझ लीजिए कि बाद में जोड़ा हुआ है। यानी कि क ख ए बी सी डी 1 2 जितना भी देख लीजिए वो बाद में जोड़ा गया है। 39 को क्या कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। क्या? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। विधि मतलब क्या? कानूनी। विधि मतलब कानूनी होगा ना, कानूनी। कानूनी यानी कहता है कि समान न्याय, यानी सबको समान न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई चोरी कर दिया तो उसको अलग सजा, कोई जान पर जाएगा तो कम सजा, नहीं, सबको समान न्याय मिलना चाहिए। एवं निःशुल्क विधि सहायता, यानी आपको जो भी कानूनी सहायता होगा वो आपको फ्री में दिया जाएगा। अब बताइए, अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अब मान लीजिए बोला कि फ्री में दिया जाएगा और आपको लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से और सरकार बोले देखिए निःशुल्क सहायता का बात कर रहे हैं, मेरे को फ्री में वकील दीजिए मेरा केस लड़ने के लिए, और नहीं बोलेगा नहीं देंगे तब तो नहीं, हम केस करेंगे। तो शुरू में चटा दिया है भाई कि न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, ना इस पर बात यूज कर सकते हैं। यानी समान न्याय निःशुल्क विधि, यानी फ्री में आपको कानूनी सहायता सरकार करेगा, लेकिन वो राज्य के ऊपर निर्भर है। नहीं करेगा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सही चटा दिया है। यानी कि समान न्याय और निःशुल्क जो कानूनी है उस सरकार के ऊपर है, राज्य के ऊपर है कि देगा या नहीं देगा, और अक्सर मिलना चाहिए, देता भी है सब कहीं कहीं। इसमें होता क्या है कि ये खुद सेल्फ डिपेंड निर्भर करता है, कानूनी जो करो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि गांव घर में या कहीं आसपास में झगड़ा होता है तो देखते हैं कि पुलिस वो आता है सब, कोई अच्छा दरोगा ईमानदार होता है ना तो दोनों को बता फसला प्यार से समझा कर मैटर सुलटा देता है और खुद अपना ही गलती की जब तब आगे मैटर बढ़ता है। तो क्या फ्री में आपको सलाह दे देता है। अब कोई दरोगा आया और दोनों को बता के बुला के समझा दिया और समझा के मैटर सुलटा दिया, तो फ्री में आपको किया ना भाई, पैसा लिया पर नहीं लिया। तो ऐसे भी व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट में भी जाएंगे तो ऐसे व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन क्या वो राज्य के ऊपर है कि देगा या नहीं देगा, और नहीं देगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था दिया गया है। दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा रहा हूं। अभी चलिए दोस्तों, यहां तक तो आप लोग समझ में आया, बिल्कुल किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा सबको समझा रहे हैं। भागिएगा मत, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगी, 100% समझाने की गारंटी है। अब देखिए 39 तक हम लोग कर चुके, अब चलो 40 40 क्या कहता है? 40 में ग्राम पंचायत की बात किया गया है, यानी ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की, ग्राम पंचायत स्थापना, यानी ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किया गया है। कैसा भाई? तो ग्राम पंचायत देखिए, उसे 40 में कहते हैं ना ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत होना चाहिए। इसका यदि हम थोड़ा सा आपको डीपली बात कर रहा हूं तो ग्राम पंचायत को लेकर के हमारे संविधान में बहुत टाइम बहस चला है। संविधान जब निर्माण हो रहा था तो ग्राम पंचायत को लेकर बहुत टाइम तक बहस चला। किसके बीच भाई? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। यह गांधी वर्सेस अंबेडकर के बीच क्या चला भाई? तो देखिए ग्राम पंचायत की बात है तो गांधी अंबेडकर भी बहुत बहस चला। गांधी जी कहते थे कि ग्राम पंचायत होना चाहिए और अंबेडकर जी बोलते थे ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए, और इसके दोनों के बीच में बहस चली। देखिए बात यह है, गांधी जी कहना चाहते थे कि ग्राम पंचायत होना चाहिए क्योंकि हमारा जो गांव का जो भी व्यक्ति है, जो देहात है, जो जहां तक लोग ऊपर के बारे में नहीं जान पाते हैं सरकार के बारे में, तो ग्राम पंचायत होगा तो जो गांव की जनता है उसका गांव से संपर्क रहेगा, वहां का जो पूरा जो कारोबार जो सामाजिक कार्यकर्ता से जैसे प्रधान से, तो उसका जो बीच समस्या रहेगा ऊपर तक आ सकता है, तो उस समस्या को देखते हुए विकास हो सकता है। इसलिए गांव पंचायत होना चाहिए ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाए। अंबेडकर बोलते थे कि नहीं महाराज ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? तो बोलते देखिए हमारे सरकार 100 रुपया दिया गांव को विकास करने के लिए, तो 100 रुपये हम आते यदि गांव में आएगा ना तो गांव में आते 50 रुपया बचेगा। 100 रुपया सरकार दिया
और गांव में आते आते 50 रुपए बचेगा, 50 रुपए घोटाला हो जाएगा। 50 का मान लीजिए 50 नहीं या 30 रुपए बचेगा, 70 रुपए घोटाला हो जाएगा। मैं किससे ग्राम पंचायत कीजिएगा, क्योंकि जब इतना निचला स्तर का विकास करना है और सरकार पैसा देगी तो इतना नीचे ऊपर से इतना नीचे आने में पैसा 30 रुपए बच जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो गांधी जी कहते थे कि भाई ये बताओ, नौ यहाँ पर नहीं हो रहा है, नहीं जब आपको 30 रुपए भी हो रहा है तो क्या कम है क्या? जहाँ साफा नहीं है वहां 30 रुपए के कम है, नहीं होना चाहिए। यही लोग बहुत चल रहा था, बहुत लंबा बात बहुत चला। लेकिन जानते हैं बिहारी ऐसा चीज होता है कि जहां झगड़ा नहीं सुलट रहा है ना, बिहारी कुदा दीजिए झगड़ा सलटा देगा, और जहां झगड़ा सुलट रहा है ना वहां कुदा दिए तो झगड़ा लड़ा भी देगा। ये क्या हुआ कि इसके बीच में कूद गए हमारा देश के राष्ट्रपति पहली, कौन भाई? राजेंद्र प्रसाद। बोले क्या बात है भाई, तो यही बोले कि हम नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत। अम्बेडकर बोले नहीं होना चाहिए, गांधी बोले होना चाहिए। तो सबसे अच्छा दिमाग लगा राजेंद्र प्रसाद, सलाह दिए कि सुनो गांधी जी आपका भी बात रह जाएगा, अम्बेडकर जी भी बात रह जाएगा। सबसे पहला बात इसको मौलिक अधिकार में मत रखो, मौलिक अधिकार में रखो वो तो ग्राम पंचायत उसको देना ही पड़ेगा आपको बिल्कुल रूप से। तो इसलिए इसको राज्य की नीति निर्देशक में रख दो। इससे फायदा क्या होगा, जो राज्य सक्षम होगा ग्राम पंचायत बनाने में वो बनाएगा, तो जो नहीं बना लोगों नहीं बनाएगा। यानी गांधी जी को जो विचारधारा पर चलेंगे वो पंचायत तो बनाएंगे, जो नहीं पंचायत बनाएगा अम्बेडकर जी को नहीं बनाएंगे। तो गांधी जी की बात रह जाएगा, अम्बेडकर की भी बात रह जाएगा। क्योंकि जो राज्य सक्षम है ग्राम पंचायत में तो बनाएगा, जो सक्षम नहीं वो नहीं बनाएगा। तो बोले कि हाँ दोनों बोले हाँ राजेंद्र बाबू आप सही बोले अभी, इसलिए इसको राजनीति में रखा गया। देखिए भारत की पहली ग्राम पंचायत बनाने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को बनाया है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली ग्राम पंचायत बनाया नागौर में, नागौर के बगदरी गांव में बनाया गया। 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को क्यों बनाया गया भाई? तो क्योंकि गांधी जी के विचार पर था, इसीलिए 2 अक्टूबर को 1959 को पहली बार बनाया गया राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में। क्लियर है आप लोगों को? यानी कि 240 में क्या ग्राम पंचायत का वर्णन है, यानी जो राज्य चाहेगी तो ग्राम पंचायत ला सकती है। लेकिन प्रेजेंट की हम लोग बात करें तो बहुत ऐसा शहर के बात छोड़ो, जैसे दिल्ली में नहीं है, तो भाई दिल्ली में गाँव कहाँ है वो होगा, दिल्ली में नहीं है। और ऐसे अक्सर बहुत सारे राज्य ने ग्राम पंचायत ला दिए हैं। क्लियर हुआ? 40 क्या है अब देखते हैं। 41 में कहता है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता, यानी कुछ दशा में सरकारी सहायता दी जाएगी, जैसे बुढ़ापा में वृद्धा पेंशन मिलता है ना, तो वो बुढ़ा पेंशन मिलता है। शिक्षा, यानी शिक्षा भी दिया जाएगा। जब शिक्षा ये शुरू में राजनीति से तो में रखा गया है, यानी कि मिलेगा। लेकिन यही शिक्षा को आप देखिए, और हर राज्य को लगा कि नहीं शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा होना चाहिए, तो शिक्षा को हटा करके मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। और 21 में कौन डाल दिया गया? शिक्षा को 21 के कौन में डाल दिया गया शिक्षा का अधिकार को। यानी कि शिक्षा सभी राज्य को लगा कि शिक्षा भाई होना चाहिए सभी को, तो राज्य की नीति तत्व में हटा करके मौलिक अधिकार में डाल दिया। क्यों कि मौलिक अधिकार में हो डाल दिया गया तो भाई अनिवार्य होगा, हर कोई को देना है। तो देखते हैं ना कि ये छोटे जो बच्चे हैं उनको सरकारी फ्री में पढ़ाई लिखाई किया जाता है, खाना पीना सब मिलता है, निःशुल्क शिक्षा रोजगार कर दिया गया है। तो ये शिक्षा वही है। विकलांग, यानी कुछ ऐसा विकलांग को भी सहायता कर सकते हैं। कैसे भाई? तो विकलांग को देखते हैं ना कि सरकार है वो गाड़ी भी दे देती है, जो भी हाथ पैर से कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अलग ही व्यवस्था दे देती है, ऐसे होता है। तो कुछ दशा में दिया जाएगा क्या? जैसे बुढ़ापा वृद्धा पेंशन दिया जाता है। अब यहाँ तो पढ़ लीजिए बूढ़ा पेंशन। अब मान लीजिए कि कोई सरकार है, अब बूढ़ा पेंशन देखिए, इसके पहले यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव थे तो बूढ़ा पेंशन दिया जाता था यूपी में, शायद योगी जी आए तो शायद बंद हो गया था। तो क्या बोलिएगा हमको दो, नहीं देगा तो नहीं बोलिएगा कि हमको दीजिए, या नहीं देगा तो क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे 37 बोलता है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो राज्य के ऊपर है कि सुविधा देगा कि नहीं देगा। जो राज्य सक्षम होगा वो देगा, नहीं होगा वो नहीं देगा। आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं यहीं पे कि राज्य की नीति तत्व में क्यों रखा गया। दोस्त ये बताइए कि अनुच्छेद 21 में क्या है मौलिक अधिकार में कि सभी को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा।
और जब हमारा देश जब गुलाम था, जो गुलाम से हटा और हमारे देश कितने टुकड़े बन गए, उस टाइम हमारे देश में खुद खाने के लिए पैसा नहीं था, तो सभी को फ्री में शिक्षा कैसे देगा भाई? तो इसीलिए इसमें इसको डाल दिया गया। और जब लगा सरकार को नहीं कि नहीं अब हमारा पूरा सरकार सक्षम हो गया, पूरी तरह से बजट आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हो गया, और लगा सरकार को कि नहीं शिक्षा फ्री में देनी चाहिए, बल्कि फ्री में देने लगा। यानी कि उस टाइम यही बात को रखा गया है कि जो जरूरी नहीं है उसको राजनीतिक तत्व में रख दो। अब मान लीजिए बुढ़ापा ये पूरा लग जाएगा, नहीं बुढ़ापा में सभी को मिलना चाहिए, तो फिर मौलिक अधिकार में डाल देगा, और नहीं राज्य के ऊपर है कि देगा या नहीं देगा। क्लियर है यहाँ पे? 42 कह रहा है कि न्याय संगत मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। 42 में क्या कहता है कि न्याय संगत मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। अब ये क्या है? देखिए, न्याय संगत मनोचित दशा मतलब क्या कि सभी की न्याय किसी को देना चाहिए, कैसा संगत यानी समान। यार ये भी लाभदायक दोनों से भी है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी महिला है, और खास महिला की बात करता है, कि उसको मनोचित दशा को देखते हुए उसको हेल्प किया जाए। जैसे कोई भी ट्रैफिक पुलिस महिला है, मान के चलिए, तो महिला ट्रैफिक पुलिस से काम कर रही है, वो प्रेग्नेंट है, और 6 मंथ के बाद उसको क्या वो ट्रैफिक पुलिस के काम करे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो उस कंडीशन में वो काम ना दे करके ट्रैफिक के उसको ऑफिस में दे दो कि जा तू 2 महीना ऑफिस में काम करो, इस तरह की सहायता दे दो। तो वही बोलता है कि उनको मनोचित दशा को रखते हुए सहायता देना। तो ये क्या होगा? दोनों न्याय संगत मनोचित दशा लगभग सेम ही बात आता है। तो यानी ये हैवी काम क्या हैवी वर्क को कम कर देना। यानी कि ऐसा या दूसरी एग्जांपल, कोई व्यक्ति बीमार है, तो क्या बोलिए कि अब रेलवे में कोई ट्रैकमैन में नौकरी कर रहा है, कोई बीमार है तो बोलिए नहीं तू ट्रैकमैन वाला काम कर, कैसे करेगा भाई? तो उस कंडीशन में उसको दूसरा काम दे दो 2-4 महीने के लिए, फिर ठीक होगा, वो काम करेगा। उसको बोलते हैं मनोचित दशा देखते हुए। प्रसूति सहायता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसूति सहायता 42 से प्रसूति सहायता की बात किया गया। इसमें क्या है भाई? तो प्रसूति सहायता में ये कहता है कि महिला कोई भी प्रेग्नेंट है, उसको प्रसूति सहायता दिया जाए। इस आंगनबाड़ी में भी देखते हैं आप लोग ना, तो दाल चावल क्या अंडा उंडा कुछ मिलते रहता है लेडीज लोग, तो ये प्रसूति सहायता देने की बात करता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है, जो लेडीज जॉब कर रही है ना कोई गवर्नमेंट, वहां पे इनको सहायता मिल जाए, प्रसूति सहायता। यानी जो जन्म होता है ना, तो गवर्नमेंट कहता है कि यदि कोई गर्भवती है, उसको बच्चा जब होने का टाइम है उससे 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक उसको छुट्टी दिया जाएगा। यानी टोटल 6 महीना छुट्टी दो उसको, गवर्नमेंट कहती है। यानी बच्चा होने से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक, ताकि वो अपना बच्चा के ठीक से परवरिश कर सके, ये गवर्नमेंट कहती है। और उनको दिया भी जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि बच्चा को पालन पोषण करने के लिए दिया जाता है। टोटल 6 माह तक उनको दिया जाता है। और जो छुट्टी देगा उसका पैसा भी आप नहीं काट सकते हैं, उसका पैसा भी देना है, और गवर्नमेंट देती है। देखिए, लेकिन ये जो सुविधा है मात्र 2 बच्चे तक, 2 बच्चों तक ये सुविधा आपको दिया जाएगा। और नहीं तो आप 6 महीना रेस्ट के चक्कर में 2-2 महीना पर खोल लो वैकेंसी, तो थोड़ी ना सरकार इतना पागल है को देते रहेगा। 2 ही बच्चे तक लागू है। यहाँ तक लेडीज को नहीं, लेडीज के साथ साथ अब मान लो बच्चा होने वाला है, तो मान लीजिए उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम में आ गया, बहुत से लेडीज को प्रॉब्लम आती है, ऑपरेशन हो जाना, कुछ हो जाना, बहुत सारी सिचुएशन आती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो बच्चा उसका फादर होता है उसको भी छुट्टी मिलती है। कितना दिन भाई? तो उसको भी क्या, उसको भी 3 महीना पहले 3 महीना बाद 6 महीने मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको 15 दिन ही मिलती है। कितना? उसको 15 दिन उसको मिलता है, उसके फादर को प्रेग्नेंट की स्थिति में। क्योंकि भाई इसलिए दिया जाता है कि उस टाइम पर उसका फादर रहे, ताकि उसको अच्छा से देखभाल कर सके। तो इसलिए उनको 15 दिन की छुट्टी दिया जाता है। कितने बजे तक? तो फादर को भी 2 ही बजे तक लागू है। ठीक है। और इसके बारे में बहुत लोग 30 दिन बताता है, लेकिन 30 दिन नहीं मिलता है, 15 दिन ही मिलता है। रीजन कि मैं भी खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हूं, तो मेरे को इसके बारे में अधिक ही नॉलेज है कितना दिन छुट्टी मिलती है। तो इसे 15 दिन मेरे डिपार्टमेंट में भी 15 दिन ही दिया जाता है ये जेंट्स को। तो ये हो गया प्रसूति सहायता कि ये गवर्नमेंट देगा। यहाँ था कि एक जो रूल बनाया गया है कि जो लेडीज का, देखिए ऐसे तो बहुत सारे प्रसूति के बाद भी अलग सहायता लेडीज को देनी चाहिए। जैसे केरल सरकार है,
तो जो लेडी का जो गर्भवती के टाइम पर या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देखते हुए जो लेडीज को एक नेचुरल बीमारी होती, बीमारी नहीं, नेचुरल वर्क है जो मंथ में एक बार आती है, जिसको आता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंथ में एक बार आती है, शायद 3 से 5 दिन तक आसपास ये रहती है। तो शुरू वाला 3 दिन बहुत हैवी उसको प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि हर महीने लेडीज लोगों को 3 दिन का स्पेशल लीव देती है। कितना? 3 दिन का स्पेशल लीव देगी। ये क्या? ये केरल सरकार ने इसको देता है। केरल यानी केरल जो सरकार है वो हर लेडीज को महीने में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसमें 3 दिन का लीव देता है हर मंथ, केरल सरकार। और आप बोलिए कि बिहार में क्यों नहीं देता है भाई? तो ये राज्य के ऊपर है कि देगा कि नहीं देगा। केरल देता है, ये राज्य के ऊपर है, जिस राज्य की मर्जी है दे रहा है, जिसके पास मर्जी नहीं है नहीं दे रहा है। यानी जिसके पास अच्छा मैन पावर है, ज्यादा उसके पास स्टाफ है तो दे रहा है, जिसको नहीं तो नहीं दे रहा है। अब नहीं देगा तो क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 37 आपको ऑलरेडी समझा चुका है कि अपने न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ये होती है लेडीज को प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता समझ में आ गया? अनुच्छेद कितना में चाहते हैं? अनुच्छेद 42 के तहत आता है। बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को कि प्रसूति सहायता क्या होता है। यानी 3 महीने पहले 3 महीने बाद तक दिया जाएगा, उसके फादर को भी दिया जाएगा, कितने 2 बच्चों तक दिया जाएगा। इस तरह का कंडीशन होता है। अब चलते हैं आगे 43 नंबर 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि निर्वाह मजदूरी। 43 में निर्वाह मजदूरी की बात किया गया है। निर्वाह मजदूरी के मतलब क्या? कि कोई भी व्यक्ति सब काम ले रहे हैं तो उसको कम से कम इतना मजदूरी दीजिए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। ये नहीं कि आप अपना घर में कोई लेबर बढ़ाए काम करने के लिए और काम कर लिया तो कर लिया, आसान बाजार से मुझे 10 रुपया पकड़ा दो। भाई आजकल 10 रुपये में स्पेशल चाय भी नहीं मिलता, 10 रुपये में लोकल चाय मिलता है और दिन में काम किया 10 रुपये पकड़ा दो। क्या ये गलत है? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप काम किया तो कम से कम इतना दीजिए कि उसको जीवन का जो निर्वाह हो सके, इसके बारे में बताता है। और इसका जानते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे स्कूल वगैरह में पढ़ाई होता है ना, प्राइवेट स्कूल में, तो लेडीज लोग को रखता है पढ़ाने के लिए, नर्सरी यूकेजी एलकेजी 1-2 के बच्चे के लिए, और लेडीज लोग को रखता है, वो लोग मिस कहता है मिस बोली जाती है सब। और लेडीज लोग पेमेंट जानते हैं कितना होता है? वो लोग का 1500 से 2000, 1500 से 2000 के बीच में पेमेंट देता है सरकार। प्राइवेट स्कूल वाला चीज सही में 1500 से 2000 पेमेंट देता है। और तो वही बोलता है कि निर्वाह में उसको इतना पेमेंट दीजिए वो काम कर सके, काम चल जाए। और किसी का 2000 पेमेंट मिल रहा है कोई मिस को, मिस बोले जो आती है ना लड़कियां सब पढ़ाने के लिए बच्चा को, उसको मिस बोलता है बच्चा सब, मिस ऐसे बोलती, मिस ऐसे करती, तो उसको पेमेंट कितना था? 1500 से 2000 रुपये मिलता है। अब देखिए वो लोग जानते हैं कौन आती है लेडी, वो खास जो सोचती है कि अगर घर में कोई काम धंधा विशेष नहीं है, पढ़ी लिखी है, कुछ माल में कुछ शिक्षा है और कोई काम नहीं है आसपास, तो अभी सोचते चलो बैठे बैठे क्या करें, चलो 3-4 घंटा स्कूल में चलेंगे, 2000 रुपये आएगा तो मेकअप का तो खर्च निकल जाएगा, चलो इसी से मोबाइल तो रिचार्ज हो जाएगा, मेकअप का तो खर्च निकल जाएगा, इसी से मांगना नहीं पड़ेगा, चलो स्कूल में चलते हैं। वो भी ठीक ही करती है एक तरह से मान के चलिए। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि भी कहा गया निर्वाह मजदूरी, यानी कम से कम इतना पैसा दीजिए कि उसको काम को चढ़ सके। और 2000 रुपये भाई कोई बात नहीं, उसका मोबाइल खर्च मेकअप से दाम तो निकल रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया अनुच्छेद 43। 43 का क, 43 के क में क्या कहा गया? 43 क में कहा गया है कि कामगारों की भागीदारी। कामगारों के भागीदारी का मतलब क्या? कि जो भी एक कंपनी है, कंपनी में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो भी डिसीजन लेगी वो कामगारों से पूछ करके लेगी। यानी कि मजदूर से पूछ के लेगी। अब मान लीजिए कि अब आने वाला है होली, तो भाई मजदूर से पूछेगी कि भाई सुनो होली के दिन 2 दिन छुट्टी देंगे, अब बताओ होली को एक तो छुट्टी रहेगा, एक दिन होली के बाद ले लो चाहे होली के पहले ले लो, कौन सा लोगे भाई? तो जो मजदूर सब बोलेगा सर हमको होली के एक दिन पहले ही दे दीजिए ना, होली के ठीक है बिहार में हम लोग आ जाएंगे, तो वो ये हो सकता है। या मजदूर बोल देंगे होली के दीजिए, होली के बाद दे दीजिए 2 दिन, ऐसा हो सकता है। यानी कि आप कामगारों से सलाह ले सकते हैं, क्या काम यानी स्टाफ लेबर सब सलाह लेकर के ऐसा काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 23 का कामगारों की भागीदारी, यानी जितने भी स्टाफ है उससे आप पूछ करके सलाह लेकर के कोई भी काम कर सकते हैं, ये बताता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी नहीं पूछेगा तो कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, उसे 37 कहता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं।
ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब आगे 43 के ख, इसको ध्यान समझिएगा। ये कहता है सहकारी समिति। सहकारी मतलब क्या कि सह हमारे साथ में, कार्य मतलब कार्य करना, यानी जो भी सामाजिक कार्य होगा उसको भी पूछ कर करेगी। जैसे एक गांव में मान लीजिए कि पोखरा खुदवाना है, पोखरा खुदाई करना है, तो भाई सरकार तो पैसा देगी, लेकिन उस गांव की जनता से पूछेगी कि भाई आपके गांव में मैं मछली पालन कर रहा हूं, आप ही बताइए किधर करूं, किधर अच्छा रहेगा, किधर जमीन ठीक रहेगा, कहां करवा दे अच्छा रहेगा। तो भले ही सरकार पैसा देगी, लेकिन गांव वाला से पूछेगी, गांव वाला से करेगा सब, गांव वाला में मेहनत भी करेगा सब। तो उसको क्या बोलते हैं, सहकारी समिति। या गांव में किसी को मंदिर को बनवाना है तो पैसा देगा सरकार, लो पैसा भाई गांव वाला मिल के बना लो, जहां आपको अच्छा लगे वहां कर लो। तो इसको क्या बोलते हैं, सहकारी समिति। दोस्त इतना आज हम लोग अनुच्छेद 43 तक कवर कर चुके हैं, 36 से 43। अब ये वीडियो हमको लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेट जो बचा है उनसे 44 से 51 कल करेंगे हम लोग, और कल बहुत मजा आने वाला है क्लास में। और जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको कल हम क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं कल, यहाँ तक आज छोड़ देते हैं 43 तक, कल हम लोग करेंगे 44 से 51 तक। तो यानी ये हो गया पार्ट 1, मोदी के अधिकार का पार्ट 2 हम लोग कल कर लेंगे। दोस्त यदि कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो बेहचक कमेंट कीजिए, जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। आप तक अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा था और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल हम लोग अगली वीडियो में, इसका पार्ट 2 में। तब तक जय हिंद।